हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, कल हमने जब केमिकल फार्मूला बनाया था, सो वी हैव यूज्ड वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स एंड मेक द केमिकल फार्मूला। एग्जांपल के लिए अगर हम आपको 2-3 कंपाउंड फिर से लेकर दिखाएं, जैसे कि सबसे कॉमन NaCl, दूसरा लेते हैं Al2O3 और तीसरा भी कुछ ले लेते हैं, that is Zn, राइट। अब मैंने 3 कंपाउंड लिया बच्चों। मैंने जिंक के बारे में आपको नहीं बताया है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसकी वैलेंसी होती है 2, राइट। अब अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम है, ये कैसे बना होगा, सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा, मैंने कल ही आपको बताया था। ऐसे सोडियम हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लोरीन, पहले मेटल लिखते हैं, बाद में नॉन मेटल लिखते हैं। एंड सोडियम इज अ मेटल, पहचानने का तरीका भी मैंने बताया था। और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। दोनों की वैलेंसी दोनों के नीचे लिख देते हैं और दोनों की वैलेंसी ही 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पर जो फार्मूला आएगा वो आएगा NaCl। ये नंबर यहाँ और ये नंबर यहाँ, जैसे हम एटम गिनते थे Al का 2 एटम, उसी पोजीशन पे जाके सेट हो जाता है। फिर हम 1 लिखते नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 नहीं लिखा। आइए दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ Al2O3 है। यहाँ पहले होगा एल्युमिनियम हमारा, उसके बाद होगा ऑक्सीजन। एल्युमिनियम की वैलेंसी होगी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और एक चीज और आपको नोटिस करना रहना पड़ता है, दैट इज कॉमन फैक्टर। अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो वो कट जाता है। यहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसकी वैलेंसी इसके नंबर ऑफ एटम्स के पास जाके लग जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके। तो द फॉर्मूला विल बी Al2O3। सेम जिंक के केस में हुआ। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है बच्चों, याद रखना। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने आपको कहा था 20 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जिंक हो गया आपका, फिर आपका आयरन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इसकी भी वैलेंसी 2 होती है या 3 होती है, दैट्स डिपेंड अपॉन द केस। अगर आयरन की वैलेंसी 2 होती है उस समय, तो दैट इज फेरस ऑक्साइड या फेरस बनाएगा आयरन। एंड अगर आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो फेरिक बनाएगा, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर जिंक की भी वैलेंसी 2 थी, और ऑक्सीजन देखा जाए इसकी वैलेंसी आपने ऊपर देखा 2 है, तो यहाँ भी 2 ही होगा, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों में ही कॉमन फैक्टर 2 है, ये कट के 1 हो जाएगा। 1 हम लिखेंगे नहीं, सो द फॉर्मूला विल बी ZnO, जिसे हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। नेम कैसे देते हैं इन्हें, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आगे का मेटल होता है उसका नेम नहीं चेंज होता है। अगर वो जिंक है, जिंक रहेगा, सोडियम है, सोडियम रहेगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी है वही रहेगा। क्लोरीन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो क्लोराइड बना। चलिए हम आपको थोड़ा सा इससे लिखवा देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। बच्चों, अगर कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल है, मान लीजिए कोई भी मेटल है, एग्जांपल भी आपको देंगे, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो ये बनाता क्या है बच्चों, मेटल क्लोराइड। अब ये मेटल क्लोराइड क्या है समझाते हैं आपको। एक चीज और मैटर करती है, दैट इज बच्चों कि यहाँ पर डिपेंड करता है मेटल की वैलेंसी क्या होगी, उस हिसाब से हमारी क्लोराइड बनती है। ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं। मैंने लिया पोटेशियम, फिर मैंने लिया मैग्नीशियम और हमने लिया एल्युमिनियम। मैंने 3 मेटल को लिया, तीनों को बारी बारी से रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ और हम देखेंगे क्लोराइड इनका कैसे बनता है। जब मैंने Cl और Cl, बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया जो मैं आपको अभी ही बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जिनकी वैलेंसी जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब ये डायटोमिक फॉर्म क्या है, तो बच्चों आगे मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। डायटोमिक फॉर्म का मतलब होता है कि जो गैसेस होती हैं उनके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होता है, राइट। इसीलिए हम लिखते हैं Cl2। और बच्चों केमिकल रिएक्शन में हमेशा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमें Cl नहीं Cl2 लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम Cl लिखेंगे सो दैट विल बी पार्टिकुलरली एटम, और अगर हमने Cl2 लिखा इसका मतलब ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, और अगर मैं Cl लिख दूं इसका मतलब ये क्लोरीन का एक एटम है।
तो एटम तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं केमिकल रिएक्शन में, तो इसीलिए हम मॉलिक्यूल को लिखते हैं। आप बोलेंगे यहाँ K2Mg2 और Al2 क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि बच्चों ये सॉलिड स्टेट में रहने वाले हैं, ये सॉलिड हैं, ये गैस नहीं है। बाकी हमारी क्लोरीन गैस है, आगे आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। तो ये सारी गैसेस डायटोमिक फॉर्म में रहती हैं, जिन्हें हम लिखते हैं O2 करके, F2, Cl2, N2, H2। यहाँ से आप देख सकते हैं जितनी गैसेस है, रिएक्शन जब भी आप इनका करवाएंगे तो आपको जनरली ऐसे ही दिखेंगी, 2 2 2 लगा हुआ। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया कि इनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम रहता है, और ये नीचे वाला नंबर क्या बताता है? एटम। मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या? ये O2 का एक मॉलिक्यूल है, हम एक ही मॉलिक्यूल चाहिए। अगर मैंने लिखा Mg या लिखा K, इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, यानी मेटल्स के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम रहता है। और जो हमारे नॉन मेटल रहते हैं, गैसेस किसके अंदर आते हैं? गैस नॉन मेटल होते हैं। तो जो हमारे गैसेस होते हैं, इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम रहता है, इसलिए हम इनका रिप्रेजेंटेशन O2, F2, Cl2, N2, H2 एंड सो ऑन करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसलिए Cl2 लिखा, Cl नहीं लिखा, ये था रीजन। अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम के साथ, तो ये सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि अगर इनका रिएक्शन होगा तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, 1 लिखी नहीं जाती, तो हम क्या लिखेंगे? पहले मेटल लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, तो KCl। और एक पहचानने का तरीका और क्या बनाया? मेटल क्लोराइड। मेटल कौन सा था? पोटेशियम। तो भाई सोडियम तो आ नहीं जाएगा, पोटेशियम ही रहेगा, तो यहाँ KCl। पहले मेटल फिर Cl। अब सिंबल तो वही है, सिंबल में आइड वगैरह थोड़ी लगेगा। अब इसका नाम क्या हो गया? नाम हो गया पोटेशियम क्लोराइड। सेम वे में बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। अब आप बोलेंगे यहाँ Cl2 क्यों आया? क्योंकि बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाती है, और इसकी वैलेंसी कितनी थी? 1, तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, बट इसकी वैलेंसी 2 थी, तो वो यहाँ लिखेंगे जरूर, तो MgCl2। ये कभी मत देखना कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए ना, आपको देखना क्या है? वैलेंसी देखनी है। इसकी वैलेंसी 2 थी, ये इसके पास चली गई, इसका 1 था तो 1 लिखते नहीं है, ये चीज याद रखना। तो क्या बन गया? MgCl2। आपको अगर ऐसे ना समझ में, बगल में आप ऐसा करके MgCl, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें MgCl2, नो इशू, राइट। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली मैंने बताया। अब इसका भी नाम क्या हो जाएगा? मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम। मेटल के नाम में कोई चेंज है? नहीं। क्लोरीन के नाम में? बिल्कुल। क्या बन गया है? क्लोराइड। ओके। इसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा? AlCl3। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, जो क्लोरीन के पास चली आती है, इसका 1 उसके पास जाता है, जो हम लिखते हैं फॉर्मूला विल बी एल्युमिनियम क्लोराइड, राइट। सेम वे में हम आपको एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि हमें आगे और भी टॉपिक डिस्कस करना है, कि अगर यहाँ पर हमारे पास, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड में देखेंगे, अगर हमारे पास मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कोई मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल लेते हैं, अभी पीछे करवाया कि जिंक रिएक्शन करता है O2 के साथ। O2 क्यों लिखा? क्योंकि गैस डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ZnO। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो अभी कंपाउंड जो बनेगा ZnO, आप बगल में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, ZnO दोनों की वैलेंसी 2 2 कट जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं, तो दिस विल बी ZnO। अगर यहाँ हम Mg का करवाएं O2 के साथ, तो ये भी बनेगा MgO। अगर बैलेंस करेंगे रिएक्शन, तो ये 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। जो भी हम आगे आपको क्लियरली बैलेंस करना बताएंगे, बट अभी आपको केवल फॉर्मूला बनाना सीखना है, जो हमने आपको यहाँ बताया। आगे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? बेसिकली मेटल नाइट्राइड। मेटल प्लस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है बच्चों, ये क्या बनाता है? मेटल नाइट्राइड।
एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन के साथ, ये भी गैस है इसलिए 2 लगाया नीचे, ध्यान देना बच्चों ये चीज क्या बन जाएगा Mg3N2। क्यों बना, ऐसे बना, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा Mg3N2। व्हाट इज दिस, दिस वन इज मैग्नीशियम। क्या मेटल के नेम में कोई चेंज होता है, नहीं, तो मेटल की जगह मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की जगह नाइट्राइल बन गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन अगर होता तो हाइड्राइड बनाता। सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड लेटर वी मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक दैट इज चार्ज ऑन एटम। अब बढ़ते हैं फ्रेश टॉपिक की तरफ जो है चार्ज ऑन एटम। मैंने बताया था आपको एटम क्या होता है। एटम वो पार्टिकल होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी एटम से ही मिल के बनते हैं। तो अगर हम बात करें, जब हम किसी एटम को लेते हैं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कोई भी एक्स एलिमेंट का एटम ले लिया, अभी ये एक्स सोडियम पोटेशियम क्लोरीन कुछ भी हो, अगर मैंने इसके एटम को लिया तो इसके सेंटर में है न्यूक्लियस और किनारे किनारे कुछ ऑर्बिट्स होंगे। याद करिए मैंने पहली क्लास में आपको बताया हुआ था, दूसरी क्लास में भी थोड़ा सा बताया। अगर किनारे ऑर्बिट्स हैं, मान लो मैंने लिया एक्स कुछ भी था, मैंने एक स्पेसिफिक एटम लिया जो है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है 8, ना करें वरना दोनों ऑक्सीजन लिख लिया 8 है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, बोलो। तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो सीधा सा अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और इतना ही प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है, 8 ही प्रोटॉन। क्या ये बात क्लियर है? मैंने एक चीज आपको और बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा चार्ज पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब आगे हम आपको बताएंगे फिजिक्स में, इतना याद रखना है, ऐसा पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज हो। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, ये चीजें क्लियर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अगर मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है बच्चों 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर याद रखने में दिक्कत हो तो यहाँ से 7 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये चीज है, तो डिफरेंस कहाँ है दोनों में, दोनों को प्रोटॉन होना चाहिए था। डिफरेंस ये है कि एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अनदर वन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या यहाँ से ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, आपने पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ लिखूं +3 और यहाँ लिखूं -3, सॉरी यहाँ मैं लिखूं -3 और यहाँ लिखूं +3, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या बनेगा यहाँ? अगर मैं -3 + 3 करूं, दो चार्ज को जोड़ूं तो नेट चार्ज कितना निकल के आ रहा है? अगर मुझे ऐसा समझो, मैं हूं 5 रुपए, मुझे किसी और ने ए ने दिया, 5 रुपए मुझे बी से मिला और 5 सी से, तो मेरे पास नेट कितना रुपए हुए, 15। इसी तरह से कोई बॉडी है उस पर -3 चार्ज है और प्लस भी 3 चार्ज है, तो -3 + 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। उसी तरह से सीधा कहने का सेंस, एक निगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक प्रोटॉन आपस में दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है उस समय, 0 हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर कितना चार्ज बना देते हैं, 0। तो अगर मैं नॉर्मल एटम की बात करूं तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, बिल्कुल, और उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी 5 इसके पास, 5 रुपए इसके पास है, तो 5 इसके पास है। फर्क क्या है, एक के पास नेगेटिव है, एक के पास पॉजिटिव है, यानी नंबर दोनों का सेम है, साइन अलग अलग है। तो साइन एक प्लस एक माइनस दोनों मिलके कैंसिल हो जाते हैं, राइट।
तो इस हिसाब से तो इस एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा एटम पे? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन था। यही मुझे आपको बताना था, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्यों होगा? मैंने अभी बताया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को कैंसिल करता है, तो यहाँ 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो क्या हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से, ये नोट कर लीजिएगा, क्या हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एन एटम इज न्यूट्रल, यानी किसी भी एटम पे क्या चार्ज होता है? एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि कितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो, अगर दोनों बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब है नहीं, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा किसी भी एटम पे? न्यूट्रल एटम पे नेट चार्ज जो होता है ये हो जाए, सॉरी ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस आई हैव टू गो आउटसाइड। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम बता रहे थे किसी भी एटम पे अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल कब है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल एटम में नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। तो हम अगर बात करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, जितने भी एटम्स का रिएक्शन करवाया था, सब पे नेट चार्ज क्या था? 0 था। अब मैं आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन डालूं कि मानो मैं किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा हूं, राइट? ऑक्सीजन का ही एटम था, एटॉमिक नंबर 8 है, क्या ऑक्सीजन है। अब अगर इस एटम के अंदर से मैं मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम एक साथ, वो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, सिंगल एटम लेते हैं। अब अगर मैं आपके दिमाग में बोलूं कि 8 इलेक्ट्रॉन पहले है और 8 प्रोटॉन है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर है। अब मैं क्या करूं, किसी भी एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। अब मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा कि एक प्रोटॉन निकाल लूं, क्योंकि बच्चों हमारे एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आप आगे पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है। आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को उसी तरह रिपल करता है जिस तरह दो सेम पोल्स के मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करते हैं। आपने नॉर्थ और नॉर्थ को पास में ले आके देखा होगा, रिपल करते हैं। नॉर्थ साउथ को ले आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। सेम वे में अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज को पास में ले आएंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? रिपल्सन मिलेगा। और अगर हम दो नेगेटिव चार्ज को भी पास में ले आएंगे तो भी हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, धक्का देंगे। बट उसी केस में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के पास ले आऊं तो यहाँ क्या दिखेगा? हमें म्यूचुअल अट्रैक्शन दिखेगा, दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, राइट? तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इस सिस्टम से या इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैंने यहां से माइनस क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अब ये एटम था, ठीक है, एटम था, 7 इलेक्ट्रॉन अब बचा एक निकालने के बाद। लेकिन प्रोटॉन को तो मैंने टच भी नहीं किया, वो जितना था उतना ही है। और प्रोटॉन आप निकाल भी नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत हाई एनर्जी लगती है, क्योंकि हमारे एटम के न्यूक्लियस के अंदर बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू सम पार्टिकल्स, जो आप आगे पढ़ेंगे। आगे आपको एंटी पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, और आपको कई सारी चीजें टर्म्स पढ़नी है कि न्यूक्लियस के अंदर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है। हालांकि अभी हम वहां जाएंगे नहीं, तो आपको इतना बता दिया जाए कि न्यूक्लियस के अंदर हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ड्यू टू विच वहां से न्यूक्लियस के अंदर से किसी भी पार्टिकल को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दो ही चीजें हैं, तो हम यहाँ से ना ही तो प्रोटॉन निकाल पाएंगे और ना ही न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे। तो इधर उधर जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है और उसे इजीली थोड़ी सी ही एनर्जी देकर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेल, जितना ही आगे होगा, मान लीजिए 3 शेल है, तो जो सबसे ऊपर है सबसे आसानी से सबसे कम एनर्जी देकर निकल जाएगा। जो उसके बाद है थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है।
और जो सबसे करीबी ऑर्बिट होगा इसके, उस पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो सबसे दूर होगा सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पकड़ कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सो दैट वाज द रीजन। तो यहां से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारा एटम था, अब वो एटम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जब एटम न्यूट्रल था, मैं दोनों में डिफरेंस दिखाऊं तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन थे, नेट चार्ज कैंसिल होकर कितना आ रहा था? 0। अब जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला आफ्टर दिस स्टेप, हुआ क्या? अब क्या है? 8 प्रोटॉन तो है बट 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखना, 8 प्रोटॉन का मतलब 7 + 1 कितना ना। अगर मैं अब कैंसिल करूं तो क्या बढ़ रहा है? एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। एक प्रोटॉन बढ़ने का सेंस है कि अब जो डोमिनेटिंग हुआ, मान लो 4 रुपए है 5 रुपए है, 5 है बट यहां से नीचे से एक निकाल दिया गया, बचा कितना? 1। सेम वे में अगर देखा जाए तो यहाँ चार्ज पार्टिकल के साथ भी कुछ ऐसा है कि 8 प्रोटॉन तो वैसा का वैसा ही, प्रोटॉन कोई नहीं निकालेगा। एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद एक प्रोटॉन का पावर बढ़ गया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। क्या हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ये एटम के सिर पे जाके बैठ जाता है। आई मीन टू से कि ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये होता है O, और इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा? 1। तो एक बार प्लस लगा देते हैं। अगर यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होता, याद रखना बच्चों, एक साथ कभी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, हमें डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट एनर्जी देनी पड़ती है ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर एक निकला, एक और निकालते हैं, इस केस में अब 6 बचेगा, यहाँ कितना होगा? 2 प्रोटॉन का पावर बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ चाहे इसे लिख सकते हैं O++ या इजी वे में O और कितना प्लस? 2+, राइट। ये हालांकि सही नहीं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा करके दिखाया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है। आप इसे रैंडमली कोई भी एटम मान सकते हैं, जिसपे मैंने आपको चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया है, राइट। अब ये कैसे डिसाइड होता है किसी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, राइट। तो इसके लिए हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे कि हम किसी भी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आज हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आज हमने ये पढ़ा कि फॉर्मूलाज में मेटल क्लोराइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल नाइट्राइड कैसे होते हैं, मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं। फिर हमने बताया कि एक एटम न्यूट्रल जनरली होता क्या है, नेट चार्ज क्या होता है, और उसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बच्चों, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना या डालना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, बट हम प्रोटॉन को उसकी जगह से हटा नहीं सकते। तो अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 प्रोटॉन है, क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, तो हीलियम की बात की जा रही है। अब उस केस में अगर हम हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन और डालते हैं तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, राइट। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 था, हम कुछ भी लेते हैं, एक एक्स एटम था, उसका एटॉमिक नंबर था कुछ भी 7, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन था इनिशियली। अब नेट चार्ज अभी तो 0 था, बोल क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल करता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को कैंसिल करेगा। लेकिन यहां से अब मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, निकालूंगा नहीं, डाल दूंगा। और डाला क्यों? मैंने बताया एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन डाला जाता है या निकाला जाता है, बट हम आपको जनरली ऐसा करके दिखा रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अब नेट इलेक्ट्रॉन कितना? 7 था, 2 और डाला तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और प्रोटॉन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो जितने थे उतने हैं उतने रहेंगे। तो अब नेट चार्ज क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं? कितने बढ़े? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या नहीं? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ये एटम के सिर पे बैठते हैं, दैट मींस ऊपर अगर x एटम है तो इसके ऊपर कितना चार्ज? 2-। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते, माइनस देख के सब जान जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन की ही बात की जा रही है। दूसरे केस में वही अगर x है, इससे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ निकाला। अभी इनिशियली क्या था?
7 इलेक्ट्रॉन था, 7 प्रोटॉन था, जो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, 0 नेट चार्ज, राइट। और यहाँ पर जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, 7 का 7 ही है, तो टोटल नेट क्या बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 2 प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को कैंसिल कर सकता है, तो 2 प्रोटॉन बढ़ेगा, तो 2 प्रोटॉन बढ़ा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x पे 2 प्लस चार्ज, राइट। ये आज हमने पढ़ा। कल हम देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वेदर एटम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।